गुड मॉर्निंग। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट और बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड के 5वें पेपर के मेरे प्रिय युवा साथियों, आप देख रहे होंगे कि ग्रीक फिलॉसफी या यूनानी दर्शन में द्वंद्वात्मक पद्धति या डायलेक्ट का कितना महत्व है। वाद विवाद संवाद ये विचारों को बहुत 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 आगे तक ले जाते हैं और इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपको हर पल अपने आप को ठीक करने का मौका मिलता रहता है बगैर किसी विवाद के। और यही चीज़ यूनानी दर्शन को पश्चिम की दर्शन शैली में सबसे ऊंचा स्थान प्रदान करती है। प्लेटो के विचारों में हम लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको प्लेटो के परिवार के साम्यवाद के बारे में बता रहा हूं। और कल के लेक्चर में हमने बात की थी उसके परिवार के साम्यवाद, जिसे कई जगह पर पत्नियों का साम्यवाद भी कहा जाता है, उसकी आलोचना की। अब इसी चीज़ पर हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात आज करने वाले हैं, वो है प्लेटो के परिवार के साम्यवाद की अरस्तु के द्वारा आलोचना। अब यहाँ आपके मस्तिष्क पे एक बात आनी चाहिए कि आलोचना तो हम कल पढ़ चुके, फिर आज ये एक्स्ट्रा लेक्चर क्यों ले रहे हैं। ज़रूरी आपको बताना ये है कि अरस्तु प्लेटो के प्रिय शिष्य हैं। प्लेटो ने खुद भी इस बात को स्वीकार किया है और आप आश्चर्य करेंगे कि प्लेटो का जो विश्वविद्यालय है, एकेडमी या अकादमी, प्लेटो ने अपने जीवन में इस बात को कहा है, उनका ये उद्धरण है, कोटेशन है कि अरस्तु अकादमी का मस्तिष्क है। सोचिए, एक शिष्य को इससे बड़ी उपाधि कोई गुरु क्या दे पाएगा जो प्लेटो ने अरस्तु के लिए दी है। और उसका कारण जो मैं आपको आज बताऊंगा कि उसने प्लेटो के विचारों में जहां वो असहमत हुआ है, बड़ी निर्मम आलोचना की है प्लेटो की, बगैर किसी संकोच के, बगैर किसी लिहाज के। और यही चीज़ ग्रीक पद्धति को औरों से अलग कर देती है। तो आज हम बात करते हैं कि जो प्लेटो का ये परिवारों का साम्यवाद है, उसकी आलोचना अरस्तु ने किस प्रकार की है। पहला बिंदु जो वो कहते हैं कि प्लेटो स्त्री और पुरुष के शारीरिक और स्वभावगत, अब देखिए ये दोनों ही चीज़ें प्राकृतिक है, नेचुरल है, और इनमें फर्क है। प्लेटो समानता की बात तो कर रहा है, लेकिन अरस्तु के मुताबिक वो ये जो प्राकृतिक अंतर है स्त्री और पुरुष के बीच में, इसकी उपेक्षा कर रहा है, इसकी अवहेलना कर रहा है, और इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं निकल सकते। क्योंकि अर्नेस्ट बार्कर, जिन्होंने ग्रीक फिलॉसफी पर बहुत गहरा काम किया है, उनका एक कथन है कि स्त्री की प्रकृति में लिंग एकमात्र तथ्य नहीं है जिसमें और केवल वह पुरुष से भिन्न है, अपितु वह तो अपने समस्त जीवन को प्रभावित करता है। आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका समाज में स्टेटस, आपकी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेटस सिचुएशन, ये आपके जीवन शैली को, बर्ताव पर बहुत असर डालती है। और अरस्तु के मुताबिक प्लेटो इसकी उपेक्षा करता है। अगला बिंदु, वो एक सामाजिक बिंदु को उठाता है कि पति पत्नी के संबंधों में एक पवित्रता का भाव होता है, और प्लेटो ने पशुओं के उदाहरण से इस बात को, अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश की है। अरस्तु कहता है कि सामाजिक संबंधों का जो पावित्र्य है, जो एक होलीनेस है, एक पवित्रता है, वो इस
परिवार के साम्यवाद में लुप्त हो जाती है। और इसका दूसरा बिंदु ये भी है कि ये जो लोग हैं, यानी जो उसका गार्जियन क्लास है, अभिभावक वर्ग है, ये उत्पादक वर्ग के नायक नायिकाएं हैं। और यदि उनके बर्ताव में इस तरह के लक्षण होंगे तो वो समाज के लिए एक आइडियल या आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कभी नहीं कर पाएंगे, जो कि समाज के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होगा। तीसरा बिंदु कि अब ये हम बात करते हैं बायोलॉजी की। प्लेटो का तर्क ये था कि क्योंकि उसका जो गार्जियन क्लास है, अभिभावक वर्ग है, ये समाज का सर्वश्रेष्ठ वर्ग है, ठीक है, और इसके आपसी संयोग से जो संतति प्राप्त होगी, ये जो जनरेशन सामने आएगी, वो भी सर्वश्रेष्ठ होगी। अब देखिए, ये उदाहरण पशुओं में ठीक बैठता है, लेकिन मनुष्य को आप पशु नहीं मान सकते, क्योंकि आपका शिक्षण, आपका प्रशिक्षण, आपका सामाजिक पर्यावरण, आपकी देखभाल, आपकी ट्रेनिंग, ये सब ओवरऑल कुल मिलाकर आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आप केवल एक बायोलॉजिकल पहचान नहीं रखते, बल्कि आप किन में पले हैं, किन में बड़े हैं, किन के साथ उठते बैठते हैं। आखिर जो ये अंग्रेजी की कहावत है, आपने सुनी होगी, अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। व्यक्ति अपने वातावरण से पहचाना जाता है। अब प्लेटो इन सब की उपेक्षा कर रहा है। अरस्तु ये मानता है कि केवल ये मान लेना कि समाज के सर्वश्रेष्ठ वर्ग के संयोग से जो संतति सामने आएगी वो सर्वश्रेष्ठ ही होगी, ये कोई निश्चित तत्व नहीं है, इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। अगला बिंदु, जो वस्तु सबकी होती है उसका ध्यान कोई नहीं रखता। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। आप खुद देखिएगा इस चीज़ को, नोट कीजिएगा इस चीज़ को कि वही वस्तुएं आपके घर में भी हैं, वही वस्तुएं कॉलेज में भी हैं, वही वस्तुएं सार्वजनिक उपयोग के लिए भी होती हैं। आप देखिएगा, नोट कीजिएगा, व्यवहार सबके प्रति व्यक्ति का अलग अलग होता है। आपकी जो निजी वस्तु होती है उसके प्रति आपका एक आकर्षण होता है, आपकी एक जिम्मेदारी होती है। इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी का एहसास होता है उसके प्रति आपका एक। लेकिन प्लेटो का जो सिद्धांत है, अरस्तु के मुताबिक, यदि जो सारे बच्चे हैं वो सबके हैं, इससे फर्क ये पड़ेगा कि उन बच्चों के लालन पालन पर ये अभिभावक वर्ग अधिक बेहतर तरीके से ध्यान नहीं दे पाएगा और ना देगा, क्योंकि वो उसके निजी नहीं है। जो बच्चे हैं वो सबके हैं, तो उन पर जो एक विशेष तवज्जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। और बड़ा तीखा व्यंग अरस्तु ने इस पर कसा है प्लेटो की सोच पर कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है। वो ये चाह रहा है कि यदि आप ऐसी संतान होंगे कि जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है कि उसकी उपेक्षा ही होनी है, तो उससे अच्छा तो ये है कि आप उसके निकट संबंधी के पुत्र हो। कम से कम वहाँ आप एक सम्मानपूर्ण और उपयोगी देखरेख तो पा पाएंगे। अगला बिंदु, प्लेटो के साम्यवाद में अरस्तु कहते हैं कि परिवार के सुख से आपने गार्जियन क्लास को वंचित कर दिया है। अब देखिए, साझे सुख और साझे दुख, ये एक बड़ी पॉलिटिकल साइंस की महत्वपूर्ण व्याख्या है कि समाज वहाँ बनता है जहाँ दुख और सुख साझे हो। और अरस्तु का तो ये मानना है कि परिवार राज्य का सबसे छोटा रूप है, और प्लेटो इसी को तोड़ रहा है। वो ये कहता है, अरस्तु की जो आलोचना करते हैं प्लेटो की, कि परिवार के भीतर रहकर व्यक्ति की सामाजिकता
व्यक्ति की जिम्मेदारियाँ, इसको मैंने आपसे कहा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास और ज़्यादा अवेयर होना, कुछ और बेहतर करने की कोशिश करना, ये तीनों एहसास वो अपने इस अभिभावक वर्ग से, इस परिवार के साम्यवाद में छीन लेता है। और इसका असर ये आ सकता है कि वो उस एहसास से वंचित होने के कारण अपने कई मामलों में ज़्यादा बैलेंस या संतुलित व्यवहार ना कर पाए। अगला कि ये उसने एक बड़ा बारीक बिंदु उठाया है कि प्लेटो राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए इतने सारे इंतजाम कर रहा है, जिसमें परिवार का साम्यवाद भी आ रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि राज्य को उस स्तर तक ले आते राज्य ही ना बचे। ये बड़ी दार्शनिक व्याख्या है कि किसी सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त करने के उद्देश्य से आप प्राप्त करने के रास्ते नए बनाते जाते हैं, नई कोशिश करते जाते हैं, नए सिद्धांत गढ़ते जाते हैं, और आखिरी में होता यह है कि जब आप उसके सिरे तक पहुंचते हैं तो वो चीज़ शेष ही नहीं बचती। वो राज्य ना होकर कोई मशीन बन जाएगा, यंत्र बन जाएगा। अरस्तु इस बात को लेकर प्लेटो की आलोचना करते हैं और अगला बिंदु वो कहते हैं कि स्त्रियों के साम्यवाद में संयम नाम की चीज़ नहीं होगी, जबकि शासक का एक मूलभूत गुण होता है शौर्य और धैर्य। उन्होंने आलोचना ये की है प्लेटो की कि जब आपने इस गार्जियन क्लास में, अभिभावक वर्ग में परिवार और संपत्ति दोनों का निषेध कर दिया है, लेकिन संपत्ति चलिए वो नहीं रखेगा, उसके पास रहने के लिए सामान्य स्थान है, सामान्य भोजन है, सामान्य सहूलियतें हैं जो उसको समाज दे रहा है, लेकिन ये चीज़ इस परिवार के साम्यवाद पर लागू नहीं हो रही है, क्योंकि जो स्त्री और पुरुष वहाँ निवास कर रहे हैं वो सबके लिए सहज उपलब्ध हैं, सभी के लिए, और ये उनके जो संयम के तत्व हैं उस पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तो ये हमने जो आज बात की अरस्तु द्वारा प्लेटो के परिवार के साम्यवाद की कुछ आलोचनाओं की। धन्यवाद।